तो आपको बिटर एंडर्स कहा जा सकता है ना? आप अंत तक टिके रहते हैं। उम्मीद है मेरा अंत करवा नहीं होगा। फिर भी अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद एलेक्स। धन्यवाद जॉनथन। धन्यवाद जेएनएस टीवी परिवार के सभी लोगों को जिन्होंने मुझे बोलने का यह अवसर दिया। और मैं आपसे सूचना युद्ध के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यह उन चीजों में से एक है जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। ये बात हम में से कई लोगों को व्यस्त रखती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सूचना के कामकाज से जुड़े हैं या रोज सूचना के साथ काम करते हैं, क्योंकि यही वह है जिसे प्रधानमंत्री 8वां मोर्चा कहते हैं कि हम 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन 8वां मोर्चा उकसावे, नफरत और यहूदियों से नफरत का है। ये पूरी दुनिया में 7 अक्टूबर के बाद इतनी तेजी से बढ़ा जैसी उम्मीद नहीं थी। और इसके फैलने की प्रकृति और गति कुछ ऐसी है जो मेरा नहीं लगता कि हमने पहले कभी देखी है। मैं अपनी बात की शुरुआत एक टिप्पणी से करना चाहती थी। मैंने आज सुबह अपनी फीड पर एक इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा देखा। जेरेमी बोरिंग, जो द डेली वायर के लिए काम करते हैं, वो द डेली वायर के सीईओ हैं और मुझे लगता है कि उनका एक पॉडकास्ट भी है। उनका इंटरव्यू एक और पॉडकास्टर ने लिया था। और उन्होंने वहां उस क्लिप में कहा जो मैंने देखी थी कि जब भी वह इज़राइल के समर्थन में कुछ लिखते हैं तो उन पर तुरंत प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ जाती है। वह यहूदी नहीं है। उन्हें दर्जनों लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं जो उन पर न जाने क्या क्या आरोप लगाते हैं, जैसे ब्लड लाइबल या उस दिन जो भी यहूदी विरोधी बातें चल रही होती हैं। हर बार जब वो इज़राइल का समर्थन करते हैं, उन्हें निशाना बनाया जाता है। उन्हें दर्जनों, अगर सैकड़ों नहीं तो टिप्पणियां मिलती हैं जिनमें यूजर्स उन्हें यहूदी कहकर निशाना बनाते हैं जबकि वह यहूदी नहीं है। और हम कुछ और भी देखते हैं जो है कि टिकटॉक, जैसे ही टिकटॉक ने अमेरिकी बाजार में प्रवेश किया, हमने टिकटॉक के बढ़ने या अमेरिकी मीडिया बाजार में उसकी पहुंच के बीच सीधा संबंध देखा और अमेरिका में यहूदी विरोधी भावना बढ़ने के साथ। यानी ये प्लेटफॉर्म खुद पूरे अमेरिका में यहूदी विरोधी भावना का सीधा प्रसारक और फैलाने वाला था। जितने लोग टिकटॉक पर थे उतने ही ज्यादा लोग यहूदी विरोधी होते जा रहे थे, लगभग 1 के मुकाबले 1 के अनुपात में। आप समझती हैं, ये हमें विडंबना तक ले आता है ना? मेरा मतलब है, हम में से कई लोग इस कमरे में इतने बड़े हैं कि इंटरनेट से पहले की दुनिया को याद कर सकते हैं। और वो हैरानी जो हमें तब हुई थी जब हमने देखा कि आप बस अपने कंप्यूटर पर बैठकर दुनिया भर के लोगों से बात कर सकते हैं और आपको न तो फैक्स मशीन की जरूरत है और ना ही डाक टिकट की, है ना? मेरा मतलब है, ये कुछ ऐसा था जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये डायल अप कनेक्शन इंटरनेट से, और अचानक आप पूरी दुनिया से जुड़ जाते थे। और 20वीं सदी की शुरुआत तक यह पहले ही चुनावों के नतीजों को बदल रहा था। ये पहले से ही उन लोगों को प्रभावित कर रहा था जो इंटरनेट का बेहतर इस्तेमाल करना जानते थे। वे अपना संदेश बेहतर तरीके से पहुंचा पा रहे थे और यह राजनीति को ऐसे तरीके से प्रभावित कर रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन हम पाते हैं कि दुनिया भर में जानकारी का प्रसार ज्ञान के विस्तार से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग जितनी ज्यादा जानकारी या चीजें रोजाना देखते हैं, वे उतनी ही ज्यादा जानकार बन जाते हैं। असल में इससे वे कम जानकार बन जाते हैं। तो आज दुनिया भर में औसतन लोग तथ्यों के बारे में पहले की तुलना में कम जानकार हैं। शायद जब इंटरनेट नहीं था, जो कि वाकई अजीब है। लेकिन फिर आप खुद से सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस समय जानकारी फैल रही है, उसी समय गलत जानकारी भी जानबूझकर और बुरी नीयत से फैलाई जा रही है। तो फिर गलत जानकारी में ऐसा क्या है जो उसे टिकटॉक, ट्विटर, एक्स, फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स के लिए अपनाना आसान बना देता है? असल में इसमें आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि आप समस्याओं को कैसे हल करें। इस पर सोचें। ये आपसे सोचने को कहता है कि आपकी समस्याओं का दोष किसे दें। और लोगों को यह बात मानने पर राजी करना भी कहीं आसान होता है। झूठी जानकारी क्या करती है? यह आपके भीतर छिपे पूर्वाग्रहों को उभारती है। ये उसी दिशा में निर्देशित होती है
ये लोगों के उन पूर्वाग्रहों के अनुसार बनाई जाती है जो उनके पास झूठी जानकारी मिलने से पहले ही मौजूद थे, और फिर ये उन्हें सक्रिय कर देती है। ये उन लोगों को उकसाती है, उन्हें ताकत देती है जिनके भीतर छिपा हुआ पूर्वाग्रह है, ताकि वे अचानक उस पूर्वाग्रह को व्यक्त करने में सहज महसूस करें। ठीक है, तो जो बात उल्लेखनीय है वो ये है कि अरब देशों जैसे स्थानों में औसतन यहूदी विरोधी भावनाओं का स्तर यूरोप या उत्तरी अमेरिका जैसे स्थानों की तुलना में कम बढ़ा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां शुरू से पूर्वाग्रह छिपे नहीं थे। सही है ना? अगर आप कतर देखें या मिस्र देखें या सऊदी अरब देखें या आप कहीं भी देखें, पीयू सर्वे के 1990 के दशक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 100% जॉर्डन वासियों का यहूदियों के प्रति नकारात्मक रवैया था, और आज भी स्थिति वैसी ही है। सही है ना? जो बड़ा अंतर आपको दिखेगा वो ऐसे देशों में है जैसे फ्रांस या कनाडा या अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां पर आपके पास अधिक छुपे हुए पूर्वाग्रह थे, जो 1990 के दशक, 2000 के दशक और यहाँ तक कि 2010 के दशक में भी जनमत सर्वेक्षण के आंकड़ों में सामने नहीं आते थे। लेकिन अब ये इन प्लेटफॉर्म्स पर राज्य समर्थित तत्वों द्वारा यहूदियों के खिलाफ जानबूझकर पूर्वाग्रह फैलाने जैसी चीजों से उभरकर सामने आ रहा है, जिसमें जाहिर है कतर, तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान आदि शामिल हैं। और ये सरकारों द्वारा जानबूझकर की गई कार्रवाइयां हैं, और यह व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है। अब अगर आप एक सेकंड के लिए आज सुबह के बोरिंग बयान पर वापस जाएं, बोरिंग जैसा कि उबाऊ नहीं, बल्कि जेरेमी बोरिंग, मेरा ख्याल है कि ये BOERING है, मुझे पक्का नहीं है, लेकिन उसे निशाना कौन बना रहा है? जेरेमी के हर इजराइल समर्थक बयान पर वे दर्जनों ही दर्जनों टिप्पणियां आखिर क्या है? खैर, उनमें से कई शायद लोग नहीं हैं बल्कि बॉट्स हैं। तो वे स्वचालित प्रतिक्रियाएं हैं जो एक ऐसे एल्गोरिदम से ट्रिगर होती हैं जो इजराइल समर्थक संदेश दिखते ही सक्रिय होने के लिए सेट किया गया है। तो ये किसी इजराइल समर्थक बयान, इजराइल समर्थक वाक्यांश या जो भी हो, उससे ट्रिगर होता है और फिर ये अपने आप उसके पास चला जाता है ना? ये उससे ट्रैफिक छीन लेता है, शायद उसके सब्सक्राइबर भी कम हो जाए। और दूसरी ओर आप समय के साथ देखते हैं, और जैसा कि हमने देखा है, ये इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टर, लेखक या जो भी हों, उन्होंने शायद अपना ज्यादातर समय विजिट्स के बारे में बात करने में बिताया हो। लेकिन अगर उन्होंने विजिट्स के बारे में बात करते करते अचानक यह कह दिया कि यहूदी हॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं, तो अचानक उस बयान को उनके सामान्य विजिट्स वाले विषय पर कही गई किसी भी बात से 3 लाख ज्यादा व्यूज मिल गए। तो आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहूदियों से जुड़ी बात नहीं करता, जैसे पुरुष फिटनेस? ऐसा हमने मैनोस्फीयर में अक्सर देखा है। फिर जब वे अपनी बातों में यहूदी विरोध शामिल करते हैं तो दुनिया भर में मशहूर हो जाते हैं, और उन्हें यहूदी लोगों द्वारा हर बुरी चीज को नियंत्रित करने के विषय में विशेषज्ञ माना जाने लगता है। तो अगर आप अपने पॉडकास्ट या जो भी आप बेच रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर पाना चाहते हैं, तो आपको जो तरीका सबसे अच्छा लगता है वो है इसी तरह की बातें करना। यहूदी विरोधी विचारधारा को फैलाने का तरीका है यहूदी विरोधी संदेशों का प्रचार करना और दूसरों को यहूदी विरोधी सोच में सहज महसूस करने या इसे अपनी पहचान के रूप में अपनाने की अनुमति देना। भले ही उन्होंने पहले कभी यहूदियों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा हो, और निश्चित रूप से हमारे प्रति नफरत के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा हो, और जाहिर है आप जानते हैं, आप इसे वोक लोगों में बहुत साफ देख सकते हैं कि वे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी ने अचानक यह मान लिया कि इजराइल सारी बुराइयों की जड़ है, जबकि वह 7 अक्टूबर के बाद इजराइल की तारीफ कर रही थी। ऐसा नहीं है कि उसने अचानक कोई गहरी सच्चाई खोज ली हो, बल्कि उसने मार्केटिंग की गहरी सच्चाई खोजी है ताकि यह आर्थिक रूप से फायदे का सौदा बन सके, जो हमें इस सवाल तक ले आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पहले मैं एक और बात जिक्र करना चाहती हूँ, वो ये है कि वे सामान्य संस्थाएं जिन पर हमने भरोसा किया है होना
सच बताने के लिए या कम से कम वास्तविक जानकारी फैलाने में सक्षम होने के लिए वे मीडिया और अकादमिक संस्थाएं हैं, है ना? मेरा मतलब है ये दो तरह की पारंपरिक संस्थाएं हैं कि अगर आपके पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या न्यूयॉर्क टाइम्स की मुहर है तो वह बात सच मानी जाती थी। मैंने ये टाइम्स में पढ़ा है ना? हमने कितनी बार ऐसा कहा है? हम किसी लेख का हवाला दे रहे होते हैं। ये एक लेख था जो मैंने कुछ हफ्ते पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ा था, है ना? और फिर हर कोई आपकी बात मान लेता है ना? पिछले सभी सालों में यही तरीका था। अब न्यूयॉर्क टाइम्स को एक बच्चे की फ्रंट पेज फोटो के लिए पुलित्जर मिला, जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित बच्चा है, और इसे ब्लड लाइबल की तरह इस्तेमाल किया गया कि इजराइल गाजा में बच्चों को भूखा मार रहा है ना? उन्होंने उस फोटो से उस छोटे लड़के के भाई को हटा दिया जो एक सामान्य स्वस्थ और अच्छे से खाया पिया बच्चा है ना? वे नहीं चाहते थे कि वह रहे, इसलिए उसे हटा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स जानबूझकर ब्लड लाइबल फैला रहा है। ये सब जानबूझकर पहले से सोची समझी दुर्भावना के साथ किया जाता है। फिर टॉप यूनिवर्सिटीज में सेटलर कॉलोनियल स्टडीज पढ़ाई जाती है, जबकि ऐसा कुछ असल में नहीं है। ये सब काल्पनिक बातें हैं। लोग सेटलर कॉलोनियलिज्म पर किताबें भी लिखते हैं। मुझे नहीं पता, मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ। पड़ोस में कभी कोई उपनिवेशवादी नहीं देखा। यहाँ सब उपनगर की गृहिणियां हैं। आप जानती है, मेरा मतलब है, वैसे भी वही राजा डेविड का जन्म हुआ था। तो बात बस इतनी सी है। ये एक ऐसी घटना है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं, जो नई है और जो हमने पहले देखी थी उससे अलग है। जहां वे संस्थाएं जिन पर पहले सच को प्रमाणित करने के लिए भरोसा किया जा सकता था, अब पैसे लेकर काम कर रही हैं। कतार ने अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों को कितने पैसे दिए, यह उजागर हुआ था। और आप जानते हैं, सैकड़ों अरब डॉलर, सही है, पिछले मुझे नहीं पता 15 सालों में या कुछ ऐसा ही। तो उन्होंने महसूस किया है कि ऑनलाइन कथाओं में हेरफेर किया जा सकता है। चीन भी ऐसा करता है। आप न केवल ऐसा कर सकते हैं, बल्कि अगर आप किसी संस्था को पैसे देते हैं, दान के जरिए उस संस्था पर कब्जा कर लेते हैं। आप इसमें पूरे तथाकथित अकादमिक क्षेत्र को भी जोड़ सकते हैं, जो सब झूठे हैं, जो सब झूठ है, जो सब पूरी तरह से असत्य है। तो प्रमाणीकरण करने वाले अकादमिक जगत, पारंपरिक मीडिया, ये सब मिलकर इस असत्य के जटिल जाल का हिस्सा हैं, जो संदेशों को छिपी हुई पूर्वाग्रहों के अनुसार ढालते हैं। तो अब जब मैंने इस स्थिति की दुखद सच्चाई का काफी हिस्सा बता दिया है, तो सवाल ये है, इस हालात को देखते हुए इजरायली और दुनिया भर के यहूदी क्या करें? इस असाधारण व्यवस्था के सामने जो हमारे खिलाफ खड़ी की गई है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, हमें क्या करना चाहिए? और मुझे लगता है कि इसके दो जवाब हैं, और दोनों ही परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन दोनों ही काफी हैं। पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास एक चीज है जो हमारे पक्ष में है, और वह बहुत थोड़ी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उसे सच कहा जाता है। और हाँ, आइए सच के लिए तालियां बजाएं, है ना? जोरदार तालियां। बिल्कुल सही, हमारे पास सच है, और जब हम बताते हैं तो ये कोई कहानी नहीं है। ये वो इजरायली कहानी नहीं है जो हम बता रहे हैं। ये असल में तथ्य है। बहुत से लोग जिन्हें पत्रकार कहा जाता है, जिन्हें आईडीएफ ने मारा, असल में वे आतंकवादी थे, जैसा कि हमने उन्हें मारते वक्त भी कहा था, समझी? और हमास असल में मारे गए नागरिकों की संख्या का सही आंकड़ा नहीं देता। वे झूठ बोलते हैं, है ना? कर्नल जॉन स्पेंसर, जो वेस्ट पॉइंट में अर्बन वॉरफेयर इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं, के अनुसार हमारे पास आधुनिक युद्ध के इतिहास में लड़ाकों और गैर लड़ाकों की मौत का सबसे कम अनुपात है ना? और ये कोई खास दलील नहीं है। यही यहूदियों का युद्ध करने का तरीका है। ये आईडीएफ का युद्ध करने का तरीका है, क्योंकि हम नागरिकों को निशाना नहीं बनाते। और जाहिर है, ये पूरा नरसंहार वाला आरोप यहूदियों के खिलाफ लगाया जाने वाला खून का झूठा इल्जाम है। सही है ना? जब हम सच कहते हैं, वही असली कहानी होती है। अपनी तरफ से जो बताते हैं वही सच है। और आप जानते हैं क्या, बहुत से लोग हैं, जैसे कि जेरेमी बोरिंग, जो अविश्वसनीय रूप से तैयार होंगे, और उनका धन्यवाद करना चाहिए, नफरत सहने के लिए, जैसे कि वे यहूदी हों, क्योंकि वे सच की परवाह करते हैं। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में ऐसे काफी लोग हैं जिन्हें सच की परवाह है।
जो हमें इस मुश्किल दौर से बाहर निकाल सकते हैं। क्या हमारे पक्ष में बहुमत होगा? हमारे साथ पर्याप्त लोग होंगे? हमारे पास पर्याप्त लोग होंगे। हमें बहुमत नहीं चाहिए, बस अच्छे और जीतने वाले लोग चाहिए। सच की जीत होगी और अच्छाई बुराई पर जीतती है। क्यों? क्योंकि और भी कई कारणों में से एक कारण है भगवान, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है, जैसा कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, नेत्साच इज़राइल लो यिशाकर, सही है? इज़राइल की शाश्वतता एक सत्य है। और हमारे समय में हमारा काम, जैसे कि सभी पिछली पीढ़ियों का था और हमारे बच्चों और पोते पोतियों की आने वाली पीढ़ियों का होगा, इसे आगे बढ़ाना और उस मूल सत्य में अपना विश्वास बनाए रखना है। हमें अपनी जिंदगियों, अपने देश, अपने लोगों की रक्षा करनी है और यहूदी शाश्वतता की इस राह पर आगे बढ़ना है। यही हमारा काम है और हम ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अगर हम इसे एक कारवा माने और हमारे बारे में जो भी झूठ बोला जा रहा है, जैसे कुत्ते हम पर भौंकते हैं, हमें अपने आप, अपने मिशन और सच के प्रति सच्चे रहना है। बस आगे बढ़ते रहना है, ध्यान नहीं भटकाना और रास्ते के किनारे भौंकने वाले कुत्तों से प्रभावित नहीं होना है। क्योंकि हम ही अपनी कहानी है, हम ही अपनी कहानी लिखते हैं और हम अपनी कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। और हमें इस बात पर बहुत गर्व होना चाहिए कि इज़राइल में यहूदी समुदाय की इस पीढ़ी ने पिछले 3 वर्षों में क्या-क्या किया है। बिल्कुल, हमने युद्ध के मैदान पर अपने समाज में, अपने लोगों के बीच बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये सिर्फ पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये उससे भी कहीं ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा है। ये ऐसी बात है कि इसके बारे में सोचते ही मेरे तो गले भर आते हैं और आपके भी भर आने चाहिए, क्योंकि यह सचमुच असाधारण है। 7 अक्टूबर के बाद से जो बच्चे अब मोर्चे पर हैं, वे सबसे अद्भुत लोग हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। और अगर मैं इसका अंत अपने बॉस, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का धन्यवाद किए बिना करूं, तो यह मेरी गलती होगी। व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे उनके साथ करीब से काम करने और उनसे सीखने का सौभाग्य दिया। मुझे लगता है कि एक यहूदी के तौर पर सबसे अद्भुत बात यह है कि मैं ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठी हूं जो अमर है, क्योंकि उनके असाधारण कार्य और देश का नेतृत्व हमेशा याद किए जाएंगे। हम सब बुला दिए जाएंगे, या शायद सिर्फ मैं बुला दी जाऊंगी, लेकिन उनके बारे में वैसे ही बातें की जाएंगी जैसे हम राजा डेविड और योशुआ के बारे में करते हैं। लोग उन्हें उनके आज के कामों के लिए हमेशा याद रखेंगे। और हमें यह समझना होगा कि हम कितने भाग्यशाली और धन्य हैं कि वे हमारे साथ हैं। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं फिर से वही संदेश दोहराना और मजबूत करना चाहती हूँ। किसी ने हमें आसान जिंदगी का वादा नहीं किया था। वैसे भी गुलाबों में कांटे होते हैं। और जब आप हमारे लोगों को देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि वे कांटों के बीच गुलाब है, ठीक वैसे ही जैसे श्रेष्ठ गीत में कहा गया है। हम भाग्यशाली और धन्य हैं। हमें थकावट या उदासी महसूस नहीं करनी चाहिए, भले ही यह मुश्किल हो। हमें ये समझना चाहिए कि हम कितने खुशकिस्मत और धन्य हैं कि हम इस समय में जी रहे हैं, जब हम यहूदी इतिहास के एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे असाधारण बच्चों, खुद और हमारे नेता की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद।